सीए फाइनल की और रिवीजन वीडियोस देखने के लिए आप लोगों के साथ एक लिंक मैं शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिएगा। सीए फाइनल की बहुत सारी रिवीजन वीडियोस मैंने बना दी हैं ताकि आप लोग सीए फाइनल ऑडिटिंग में भी वैसे ही अच्छे नंबर स्कोर कर पाएं जैसे आपने मेरे साथ मिलकर किए थे सीए इंटर ऑडिटिंग में। और इंटर और फाइनल की ऑडिट क्लास के लिए edu91.org विजिट कीजिएगा और अगर आप लोग कर चुके हैं क्लासेस तो अपने जूनियर्स को रेफर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। ओके, अब हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। किसकी रिवीजन कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 17 एज पर ICAI स्टडी मैट, ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे ड्यू डिलीजेंस पे। ड्यू डिलीजेंस आपसे कोई पूछ ले, कुछ वर्ड्स याद रखने पड़ जाएं तो ड्यू डिलीजेंस बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है जो इन्वेस्टर्स परफॉर्म करते हैं अपनी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, और हम लोग फिर वहां पे क्या एग्जामिन करते हैं? ओम 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 क्या है बेटा, जल्दी बताओ? ऑपरेशंस, मैनेजमेंट एंड मटेरियल फैक्ट्स। ऑपरेशंस, मैनेजमेंट एंड मटेरियल फैक्ट्स। ओके, सो इन्वेस्टिगेशन करता है इन्वेस्टर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के इन 3 एस्पेक्ट पे। ओके, ड्यू डिलीजेंस बहुत सारी ट्रांजैक्शंस के लिए किया जा सकता है, जैसे बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करवा रहे हैं, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, लेंडिंग, पब्लिक ऑफरिंग। बस ड्यू डिलीजेंस का एक ही काम है, मतलब ड्यू डिलीजेंस को सिंपल वर्ड्स में अगर आप बोलें तो एक रीजनेबल पर्सन जब टेक केयर करता है व्हाइल एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विद थर्ड पार्टी, उसको भी हम लोग क्या बुला सकते हैं? ड्यू डिलीजेंस बोल सकते हैं, राइट? तो टेकिंग रीजनेबल केयर एज अ रीजनेबल पर्सन वुड हैव टेकन इन केस ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विद अ थर्ड पार्टी। आइए जी, देन डिफरेंस बिटवीन ड्यू डिलीजेंस एंड ऑडिट, वेरी सिंपल। यहां पे तो कायदे से डेफिनेशन लिख दी गई है, बट मैं आपको समझा दूं कि हम लोग ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे होते हैं, ड्यू डिलीजेंस में उस एश्योरेंस का लेवल बढ़ जाता है, और साथ साथ में ड्यू डिलीजेंस में हम फैक्ट फाइंडिंग का काम भी करते हैं। ड्यू डिलीजेंस में हम लोग जैसे कि आपने देखा EY ने गो मैकेनिक के केस में उनके फ्रॉड्स को भी पकड़ा, राइट? और ये उनकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है कि भाई से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलत हो रहा है या ऑपरेशंस में कुछ गलत हो रहा है, तो मैनेजमेंट में कुछ गलत हो रहा है, तो वो आपको सामने लेके आना है। आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलीजेंस की बात करते हैं। ऑल द होमवर्क लिखा था बट मैंने पढ़ा दिया आपको, 4 पॉइंट थे। बिजनेस जैसा है या बिजनेस जैसा दिख रहा है वैसा ही है, बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी, पहली चीज। नंबर 2, डील किलर्स आइडेंटिफाई करना। नंबर 3, वैल्यूएशन पे जिन बातों का इंपैक्ट आ सकता है वो इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। एंड नंबर 4, ये चेक करना कि ट्रांजैक्शन एक्विजिशन क्राइटेरिया से कंप्लाई करेगी या नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, की मैनेजमेंट पर्सनल जो है वो रिटेन्ड होंगे या नहीं होंगे। आपकी क्राइटेरिया था कि दे मस्ट बी रिटेन्ड, तो वेदर दे आर गेटिंग रिटेन्ड और नॉट। 4 बातें दोबारा से। Business is what it appears to be. Identify the deal killers. Gain information which can have direct impact on valuation and whether the transaction comply with the criteria. Then classification, बहुत सारे प्रकार की जो है वो ड्यू डिलीजेंस हो सकती है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले कमर्शियल, कमर्शियल में एक वर्ड याद रखें, सिनर्जीज चेक होती है। फिर होती है फाइनेंशियल, जो हम लोग सबसे ज्यादा करने वाले हैं। फिर उसके बाद होती है टैक्स। टैक्स ड्यू डिलीजेंस ओवरऑल फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस का पार्ट ही कहला सकती है। तो 3 तुम्हारी यहां पे आ गई। फिर जबरदस्ती वाली, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल सिस्टम, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल याद रखिएगा कल्चर से रिलेटेड है। और पर्सनल ड्यू डिलीजेंस। डन। पर्सनल ड्यू डिलीजेंस, पर्सनल में जो हमने लास्ट में पढ़ा था, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, ओवरवर्कड, ओवर कैपेसिटी, मतलब ओवर हायर तो नहीं कर रखे हैं, नई रिक्वायरमेंट कितनी होगी, एग्जिस्टिंग वालों के पे पैकेजेस क्या होंगे, सेल्स इंसेंटिव क्या होगी, क्या की मैनेजमेंट पर्सनल रिटेन कर रहे हैं या दे आर अनविलिंग। फॉर एग्जांपल, हमने एनडीटीवी में रवीश कुमार जी की बात करी थी, कम ऑन, यस और नो, वो सारी बातें आ जाएंगी। तो ये 7 तरह की ड्यू डिलीजेंस होती है। अब अगर हम देखें तो भाई आपकी ड्यू डिलीजेंस के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट कवर होते हैं, ये हम पहले एक बार बोल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री जानते हैं, बैकग्राउंड जानते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, टैक्स, प्रोजेक्शंस। उसके बाद हमारे पास था मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, एंड फाइनली कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। कोई हमने मेमोरी टेक्निक नहीं बनाई, कुछ हमने नहीं करा, हमें बेसिक फंडा पता है कि कंपनी को हम एक्वायर करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें चेक करोगे। पहले उसका बैकग्राउंड, फिर अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्सेशन, कैश फ्लो, प्रोजेक्शंस, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, एंड आपका आखिरी में आ जाता है कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। डन, बोलिए, आ जाओ। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री में हमने क्या क्या चेक किया था, मार्क कर लेते हैं। मैं नेचर ऑफ बिजनेस देखना चाहूंगा, उनके प्लांट्स की लोकेशन देखना चाहूंगा, साइट विजिट करना चाहूंगा बेसिकली, प्रोडक्ट सर्विस और मार्केट्स के बारे में जानना चाहूंगा, सप्लायर्स के साथ उनका कैसा रिलेशन रहा है वो जानना चाहूंगा, इन्वेंट्रीज के बारे में जानना चाहूंगा, फ्रेंचाइजी लाइसेंस, पेटेंट्स, इंपॉर्टेंट एक्सपेंस कैटेगरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन कौन से लॉ रेगुलेशन इंपैक्ट करते हैं, बेसिक जानकारी मैंने ले ली है। ओके, अकाउंटिंग पॉलिसी में 2 ही बातें, ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हैं वो इनएप्रोप्रिएट तो नहीं है, और अगर कोई रीसेंट चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो वो विद दिस एंगल तो नहीं हुआ कि ओके नाउ वी आर गोइंग टू सेल दिस ऑर्गेनाइजेशन तो लेट्स चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी, लेट्स इंक्रीज द रेवेन्यू एटसेट्रा।
देन रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले सारे पॉइंट्स की बात कर लो, प्रिपरेशन की बात होगी, प्रिपरेशन के बाद आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स की बात होती है और उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की बात होती है। 3 बातें याद रखनी, प्रिपरेशन, ऑपरेटिंग रिजल्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर 3 तो कंपैरिजन है, उन 3 कंपैरिजन में कोई टेंशन ही नहीं है हमें। कौन कौन सी बातें आती हैं? बजट, पास्ट ईयर एंड अपना सिमिलर कंपनीज। बजट, पास्ट ईयर एंड सिमिलर कंपनीज। अच्छा जी, प्रिपरेशन में सिर्फ एक बात रखनी है कि भाई हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करके बनाई गई है कि नहीं। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स में आपको ध्यान रखना है स्पेशली प्रॉफिट पे, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है प्रॉफिट पे, वैल्यूएशन पे। अकाउंटेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की प्रेजेंस पे जो है वो ध्यान रखना है, चाहे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हो या एक्सपेंस हो, क्योंकि अगेन डायरेक्ट इंपैक्ट इसका ऑपरेटिंग रिजल्ट पे, दैट इज प्रॉफिट पे, दैट इज वैल्यूएशन पे आता है। बजट से कंपैरिजन करनी है कि भाई बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है, अगर वेरिएशन है तो उसके रीजन जानने की कोशिश करेंगे। पास्ट ईयर जो आपके रिजल्ट्स और ट्रेंड्स हैं हम लोग उससे कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इनका नॉर्मल प्रॉफिट लेवल जो है वो क्या रहता है। देन सिमिलर कंपनी से हम लोग कंपेयर करेंगे कि सिमिलर कंपनीज का जो पर्टिकुलर रेशियोज है वो क्या रहते हैं और इनके रेशियोज क्या रहते हैं। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन पे हम लोग जरूर ध्यान देंगे, इसलिए हमने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पढ़ा है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हम लोग क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे, अभी एक बार उसको उस क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। देन टैक्सेशन तो कुछ नहीं, सबसे पहले टैक्सेशन में बातें करेंगे कि भाई टैक्सेशन जो है एक अलग से भी ड्यू डिलीजेंस हो सकती है और ओवरऑल फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस का पार्ट भी हो सकती है। चेक क्या क्या करोगे, टैक्सेस आप रेगुलरली पे कर रहे हो नहीं, और साथ साथ में मर्जर और एक्विजिशन का टैक्सेशन इफेक्ट जो है वो क्या आ रहा है। फिर नैनो में सपना और सपनों में बेटा क्या, सजना। कैश फ्लो, कैश फ्लो में आपने उनकी कैश जनरेटिंग एबिलिटीज और मेजर ट्रेंड्स देखना है। अब ये करने के लिए आपको 5 चीजें देखनी पड़ती है। नंबर 1, कमिटमेंट्स, बाइजूस का एग्जांपल याद रखें, सेल्स फोर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 2, कैसे आप अपने रिसीवेबल और इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर रहे हो। रेशियोज को ध्यान रखिए कि टर्नओवर रेशियो आपके सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। फिर नंबर 3, कैपिटल एलोकेशन की बात चल रही है, डिप्लॉय और कहीं वो खाली तो नहीं पड़े हुए। एंड नंबर 3 और 4 यहीं पे कवर हो गए। एंड देन इन्वेस्टमेंट पैटर्न, एक बार रिपीट कर देता हूं, कमिटमेंट फुलफिल कर पा रहे हो, रेशियो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मतलब आप अपने इन्वेंटरी को और डेटर्स को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाते हो। फिर फंड्स ढंग से डिप्लॉय हो, आइडल ना रखे हो। फिर इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपके हम लोग देखना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहीं इलिक्विड तो नहीं है, अनरियलाइजेबल चीजों में आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हो। आ जाओ, देन बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। इसमें सिर्फ 2 ही बातें हैं, हमें नेक्स्ट 5 ईयर की प्रोजेक्शन चाहिए, उनकी अजम्पशन वर्किंग चाहिए, और साथ साथ में हमें जो प्रोजेक्शन चाहिए वो कैसे चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली बेस पे अपनी प्रोजेक्शंस चाहिए। डन, बोलिए, आ जाइए। देन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय की बात करते हैं। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज की बात करते हैं बच्चों, सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक याद रखें। सबसे पहले तो आपने देखना है कहीं प्रॉब्लम ऑफ एक्स्ट्रा वर्कफोर्स तो नहीं आ जाएगी, कितनी वर्कफोर्स को रिटेन करना है, नई रिक्वायरमेंट कितनी है, तो ये बात होगी एक्सटेंट की। एक्स्ट्रा वर्कफोर्स की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कितनों को रखना है, कितनों को नया हायर करना पड़ सकता है, उनकी तरफ से कोई लिटिगेशन तो नहीं है, उनकी सेल, बल्कि हमने ऐसे करा था, लिटिगेशन वाले को अलग कर दिया था, ये 3 यहां पे आ गए। और फिर उनकी सैलरी, पे पैकेज, स्टॉक ऑप्शन प्लान और इंसेंटिव। सैलरी, पे पैकेज, स्टॉक ऑप्शन प्लान और इंसेंटिव की बात कर दी। लिटिगेशन एक हमारे पास अलग है, और एक पॉइंट जो और अलग है वो क्या, कि भाई पोस्ट एक्विजिशन कोई ऐसे की इंप्लॉइज तो नहीं है जो अनविलिंग है काम करने के लिए, जैसे कि रवीश कुमार। डन, आइए सारे याद कर लो, सारे हो जाएंगे। एक्स्ट्रा वर्कफोर्स की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, नए लोग कितने चाहिए होंगे, कितनों को रिटेन करना है। फिर पैसों की बात करो, सैलरी है, इसॉप है, सेल्स इंसेंटिव है, पे पैकेजेस है। डन डन, पे पैकेजेस की इंप्लॉइज को। और फाइनली पोस्ट एक्विजिशन की बात करेंगे कि भाई कोई अनविलिंग तो नहीं है। स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस वेरी सिंपल, हमें देखना है कि भाई जो भी लॉज रेगुलेशन है उनसे कंप्लाई करते हैं या नहीं, उसके लिए हम लोग एक लिस्ट ऑब्टेन करेंगे और कोई पेनल्टीज वगैरह चेक कर लेंगे, किसी तरह की पेनल्टीज वगैरह तो नहीं लगी हुई है। ये बच्चों 2 जबरदस्ती के टॉपिक हैं, बट टेंशन नहीं लेने का है, जबरदस्ती के तो हम भी पढ़ के जाएंगे। वर्क अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, हम रिव्यू और रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल्स पे, साथ साथ में हमने क्या करना है, साइट विजिट करनी है, फिर अपनी वर्किंग शुरू करनी है, और फिर हम एक ऑफर बनाने में हेल्प करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिपोर्ट। ओके, फिर ये तो बिल्कुल ही जबरदस्ती, कंडक्टिंग ड्यू डिलीजेंस ओपन माइंड से शुरू करें, ओपन माइंड से शुरू करें, कोई चीज एज्यूम ना करें। व्हाट नीड्स टू बी डन इज टू आइडेंटिफाई ट्रबल स्पॉट्स एंड आस्किंग फॉर एक्सप्लेनेशन। ओपन माइंड, डू नॉट एज्यूम, लुक फॉर ट्रबल स्पॉट्स, आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन। देन टॉप नॉच टीम बनाए, इंटरनल अगर नहीं है तो एक्सटर्नल एक्सपर्टीज लेके आए। कस्टमर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर, एम्प्लॉय से बात करना काफी सही रहता है। एट द सेम टाइम रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच होनी चाहिए आपकी, अननेसेसरीली डिटेल में ओवरवेल्म ना करें टारगेट कंपनी के एम्प्लॉयज को। देन कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाए जिसपे आप लोग कंप्लायंसेस और सब्सटैंटिव रिस्क सारे के सारे डिस्कस कर लें।
डन। फिर से बोल देता हूं एक बार जल्दी से, ओपन माइंड से शुरू करें, कुछ एज्यूम ना करें, टीम अच्छी बनाएं, बाहर से भी लोग लेके आ सकते हैं, कस्टमर सप्लायर पार्टनर एम्प्लॉय से बातचीत करें, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच फॉलो करें, जहां रिस्क है वहीं आगे बढ़े, जबरदस्ती ओवरवेल्म ना करें अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ के, एंड फाइनली कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाएं कंप्लायंस और सब्सटेंटिव रिस्क को लेके। देन ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट का कोई एज सच स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है क्या? आंसर इज नो, कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो है वो नहीं है। फिर भी एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ टारगेट कंपनी, मैं कहता हूं कि अगर आप ये दोनों लिख दो, उसके बाद अपने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं ना हमने अभी तक, सब पॉइंट्स लिख के आ जाओ। क्या क्या पॉइंट्स थे? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके पॉइंट था, उसके अंदर कितने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके कितने सारे पॉइंट थे हमारे पास, बैकग्राउंड को लेके कितने सारे पॉइंट्स थे हमारे पास। कम ऑन गाइस, वो सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख के आ सकते हैं। बोल दो, आ जाओ। देन इसके बाद लाइबिलिटीज को कैसे आप लोग जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो कॉज नोटिस था, नहीं बताया। लेटर ऑफ कंफर्ट दे रखे हैं, सब्सिडीज बेच दी हैं लेकिन उनकी लाइबिलिटीज एज्यूम कर रखी हैं। प्रोडक्ट और लाइबिलिटी क्लेम्स आपके ऊपर आ सकते हैं। तो शो कॉज नोटिस नहीं दिखाया, लेटर ऑफ कंफर्ट दे रखे हैं, सब्सिडी बेच दी है, उनकी लाइबिलिटी को आप लोग एज्यूम कर रहे हो, इंडेमनिटी दे रहे हो उनके लिए। प्रोडक्ट और लाइबिलिटी क्लेम्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास तीनों की तीनों टैक्स रिलेटेड, टैक्स लाइबिलिटीज अंडर डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस, सेल टैक्स असेसमेंट पेंडिंग है, कस्टम ड्यूटी पेंडिंग है। फिर ये छोड़ दिया था हमने, ये भी छोड़ दिया था हमने। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम लोग याद कर लेंगे आपकी। अब ये बात हो गई हमारी इंप्लॉय से रिलेटेड, अनफंडेड ग्रेचुटी, सुपर एनुएशन लीव, सैलरी लाइबिलिटीज एटसेट्रा, या फिर आपकी ह्यूज लेबर क्लेम्स अंडर नेगोशिएशन व्हेन लेबर वेज एग्रीमेंट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। दैट्स इट। ओवर वैल्यू कैसे कर सकते हो एसेट को? घोटा मारने की कोशिश ना करें। अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, आई होप ये तो हमारे पास बड़े आराम से आ ही गए हैं। अब यहां पे मेनली एसेट्स रिलेटेड और क्या क्या बातें हो सकती हैं? आपने उनकी वैल्यू जबरदस्ती बढ़ा रखी है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को कैपिटलाइज करके, राइट। आपके एसेट्स और प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा है, आप उनको अपने रियलाइजेबल वैल्यू बहुत कम है लेकिन आप उनको अभी भी कॉस्ट पे दिखाए जा रहे हैं। आपके पास ग्रुप कंपनी के बैलेंस है जो अनरिकंसाइल्ड पड़े हैं, या फिर इंटेंजिबल्स हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। डन, बोल दीजिए। फ्यूचर मेंटेनेबल सेल्स को लेके क्वेश्चन था, वो भी कवर कर लेते हैं। ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड कंपटीशन, टीएमपीसी याद रख लीजिएगा। फ्यूचर मेंटेनेबल सेल्स अगर आपको किसी की देखनी है तो आप ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, मार्केटेबिलिटी को एनालाइज करेंगे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन को एनालाइज करेंगे और कंपटीशन को एनालाइज करने वाले हैं। दैट्स इट, डन, बोल दो। लीजिए, ये हमारा ड्यू डिलिजेंस वाला टॉपिक जो है वो हो गया खत्म। अब इन्वेस्टिगेशन है और फॉरेंसिक ऑडिट है, उसको भी कर लेंगे। ओके, डन। चलो जी, रिकॉर्डिंग यहां भी ऑफ और यहां भी ऑफ।